गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपको पिछले वीडियो में 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट आपकी चल रही थी, फर्स्ट यूनिट में सेकंड चैप्टर था आपका मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। उसमें मैंने आपको भौतिक राशियों के बारे में बताया था, मात्रक के बारे में बताया था, फिर बताया था भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों को जो वर्गीकरण किया गया था, तो वर्गीकरण भौतिक राशियों का 3 भागों में किया गया। पहला आपका बताया था मूल राशियाँ, दूसरी पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। और इनके जो मात्रक होते हैं वो कहलाते हैं मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक और पूरक राशियों के मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। तो अब जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां 7 हैं बताई थी। जो 7 मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो 7 मूल मात्रक कहलाते हैं। तो जो मूल मात्रकों की परिभाषाएं हैं आज वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो मूल मात्रकों की परिभाषाएं क्या होते हैं? मूल मात्रक, मात्रक की मैंने परिभाषा ही बताई थी पिछले वीडियो में कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसी भौतिक राशि जिसे मापना होता है उसी के परिमाण को, एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसे कोई नाम दे देते हैं, उसी को हम बोलते हैं मात्रक। तो अब हम बात करते हैं कि जो मूल मात्रक जो बनाए गए हैं तो इनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं जो मूल राशि है आपकी दूरी या लंबाई। दूरी या जो लंबाई है इसका जो मात्रक है वो मीटर है। तो अब हम बात करते हैं 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है। 1 मीटर किसे कहते हैं, किसे कहा गया 1 मीटर? तो 1 मीटर की बात करते हैं। तो जो 1 मीटर है वो क्या होता है? तो 1 मीटर वह दूरी होती है, चूँकि दूरी का मात्रक है तो दूरी का एक निश्चित परिमाण माना जाएगा। तो किसे माना गया? तो 1 मीटर वह दूरी है जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकेंड में तय किया जाता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है ये वैक्यूम में, वायु या निर्वात में 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जितनी दूरी तय कर लेता है उसी को 1 मीटर कहते हैं। तो 1 मीटर वह दूरी है जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायु या निर्वात में 1/3 × 10⁸ सेकेंड में तय की जाती है। दूरी के और भी छोटे बड़े मात्रक हैं। तो दूरी के जो और भी छोटे बड़े मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं? तो दूरी का जो एक बड़ा मात्रक है वो किलोमीटर है। तो एक जो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 10⁻³ मीटर। ऐसे ही है 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होते हैं इसमें। ऐसे ही होता है आपका 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में आपके होते हैं 10⁻³ मीटर। ऐसे ही होता है 1 माइक्रोमीटर। जो माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे ही होता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में आपके 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। तो ऐसे बहुत से मात्रक हैं। अब बात करते हैं कि दूरी का एक बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? कितनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष? तो एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। तो जो एक प्रकाश वर्ष है, नाम से ऐसा लगता है वर्ष इसमें लगा हुआ है, तो बच्चों से जब पूछ दिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो वो नाम देख के कह देते हैं समय का मात्रक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रकाश वर्ष है वास्तव में किसका मात्रक है? वो दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जब दूरी का मात्रक है तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? चलो बात करते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है, कौन सी दूरी होती है? जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायु या निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश है ये 1 वर्ष में वायु में या निर्वात में जितनी भी दूरी तय करता है उसी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो 1 प्रकाश वर्ष
वह दूरी होती है जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायु या निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। अब बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष में मीटर कितने होते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष जो होगा बराबर क्या होगा, क्योंकि ये दूरी है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो जो चाल है वो सूर्य के प्रकाश की जो चाल होती है वो और गुणे समय। तो सूर्य के जो प्रकाश की जो चाल है वायु या निर्वात में वो आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं समय की। तो जो आपका समय है वो कितना होगा, 1 वर्ष। अब वर्ष है तो वर्ष को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो 1 वर्ष में आपके होंगे 365 दिन और एक दिन में आपके होंगे 86,400 सेकेंड। तो आपके जो 86,400 सेकेंड होंगे, अब देखो आपका सेकेंड से सेकेंड हो जाएगा ख़त्म। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। या इसे लगभग कहें तो लगभग में इसे लिख देते हैं लगभग 10⁻16 मीटर। दूरी का और भी है कि सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है पारसेक। तो जो पारसेक होता है सबसे बड़ा मात्रक, तो उसमें एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, तो वो आपके होते हैं एक पारसेक में होते हैं आपके 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इस तरीके से आपको मूल मात्रक जो मीटर था उसकी परिभाषा हो गई और दूरी के छोटे बड़े मात्रक हो गए। अब इसके बाद में बात करते हैं एक जो आपका दूसरा जो मूल मात्रक है या जो मूल राशि है दूसरी, किलोग्राम, द्रव्यमान। तो जो दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, उसका जो मात्रक है किलोग्राम। तो अब बात करते हैं 1 किलोग्राम क्या है। 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है तो बात करते हैं। तो जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान होता है। कौन सा द्रव्यमान, जो कि पेरिस में रखे हुए प्लेटिनम इरेडियम, जो एक टुकड़ा है प्लेटिनम इरेडियम का, प्लेटिनम इरेडियम ये पेरिस में रखा हुआ है। तो पेरिस में रखे हुए प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है 1 किलोग्राम। या फिर एक इसकी दूसरी डेफिनेशन व्यवहारिक रूप से क्या होती है डेफिनेशन इसकी दूसरी, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है। तो जो जल होता है आपका, उस जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका ताप होना चाहिए। जल का ताप जो है टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जो जल होगा उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर माना गया है। तो व्यवहारिक रूप से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के 1 लीटर आयतन या 1 लीटर मात्रा का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम के बराबर माना जाता है। अब इसके बाद जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। इसके और भी छोटे बड़े मात्रक हैं। 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल में आपके 100 किलोग्राम होते हैं। 1 मीट्रिक टन है तो 1 टन में आपके 1000 किलोग्राम होते हैं। ऐसी 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम में आपके 10⁻⁻6 किलोग्राम होते हैं। तो ऐसे ही मात्रक हो गए जी और भी। अब इसके बाद में बात करते हैं आपकी जो अगली जो मूल राशि है समय। समय का जो मात्रक होता है वो है सेकंड आपका। तो अब बात करते हैं कि 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है 1 सेकंड, किसे माना गया 1 सेकंड, किसे मानक माना गया और किसे नाम दिया गया 1 सेकंड, उसकी चर्चा करते हैं। तो एक परमाणु घड़ी है। परमाणु घड़ी में एक परमाणु है सीजियम। परमाणु घड़ी है जो, उस परमाणु घड़ी का जो सीजियम परमाणु है, सीजियम 133, ये परमाणु जो है ये लगातार कंपन कर रहा है।
तो जो ये कंपन करता है इस परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, जब ये अपने कंपन कितने पूरे कर लेता है, तो कंपनों की जो संख्या है वो है आपकी 9,19,26,31,770। तो परमाणु घड़ी का सीजियम 133 परमाणु जितने समय में 9,19,26,31,770 कंपन पूरे कर लेता है, तब उस समय को 1 सेकंड कहा गया। ये होती है आपकी 1 सेकंड की डेफिनेशन। तो अब जो समय के और भी छोटे बड़े मात्रक हैं, जैसे आपका 1 घंटा है, 1 आवर है, तो 1 आवर में आपके ये कि 3600 सेकंड। इसके बाद में 1 मिनट है, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। ऐसे आपके एक जो माइक्रो सेकंड है, माइक्रो सेकंड में 10⁻⁻6 सेकंड होते हैं। एक नैनो सेकंड होता है, वो होता है आपका 10⁻⁻9 सेकंड। तो ऐसे इसके भी और छोटे बड़े मात्रक होते हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे, अगला जो अगली आपकी जो मूल भौतिक राशि है वो है आपकी ताप। तो जो ताप है, ताप का जो मात्रक है केल्विन। तो 1 केल्विन किसे कहा गया, तो 1 केल्विन की बात करते हैं। 1 केल्विन, तो 1 केल्विन है वह कौन सा ताप होता है, तो 1 केल्विन जो ताप है वो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.1 भाग है। तो जो 1 केल्विन है वो किसे माना गया, तो 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.1 भाग होता है। ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसमें बात करते हैं जल का त्रिक बिंदु क्या है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो जो जल का जो त्रिक बिंदु होता है, आपका जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो जल का त्रिक बिंदु वह तापमान होता है या वह ताप होता है जिस पर जल अपनी तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है, ये पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। उस ताप को हम कहते हैं त्रिक बिंदु। ठीक है। अब इसके बाद में आपकी जो मूल भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है, इस विद्युत धारा का जो मात्रक है आपका एम्पियर है। तो अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है। तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो देखो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा जो है वो अनंत लंबाई के 2 सीधे लंबे समांतर तारों के द्वारा दी जाती है। तो क्या होती है 1 एम्पियर की परिभाषा, अगर ये 2 अनंत लंबाई के तार हैं और दोनों परस्पर समांतर रखे हुए हों, समांतर, और कहाँ रखे हो, वायु या निर्वात में रखे हों, और इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है, जो बीच की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। अब अगर हम इन तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो ये दोनों, ये इस पर और ये इस पर बल आरोपित करेंगे। तो ये भी, अगर ये दोनों एक दूसरे की एकांक लंबाई पर अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल आरोपित करें तो कहा जाता है कि इस तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो 1 एम्पियर की विद्युत धारा क्या होती है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि अनंत लंबाई के लंबे समांतर तथा वायु या निर्वात में स्थित 1 मीटर, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित तारों में प्रवाहित करने पर ये परस्पर एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। ये हो गई आपकी 1 एम्पियर की परिभाषा। तो इसके भी छोटे मात्रक हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर है।
तो जो 1 मिली एम्पियर होगा, तो जो मिली एम्पियर होगा तो मिली एम्पियर में कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। ऐसे ही माइक्रो एम्पियर कह दे तो 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। अब इसके बाद में बात करते हैं अगले मूल मात्रक की। जो नेक्स्ट है आपका, अब आपकी बात करते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो आपका मात्रक है वो होता है आपका कैंडला। तो एक कैंडला जो है वो क्या होता है, एक कैंडला की परिभाषा, कैंडला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो क्या है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कृष्णिका क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या है। कृष्णिका की बात करते हैं क्योंकि इसमें कृष्णिका आएगा। तो कृष्णिका क्या है, तो कृष्णिका है ये एक ऐसा पिंड होता है, या आदर्श कृष्ण पिंड कहें, ये एक ऐसा पिंड होता है कि इसके ऊपर जो भी विकिरण गिरेगा, जो भी विकिरण आपतित होगा, ये संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेती है। और जब ये अवशोषित कर लेती है और बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती है, इसके बाद में और कोई भी वस्तु हो, ये एक अभी 11th में आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ये जो कोई भी वस्तु हो जो ऊष्मा का अवशोषण करती है वो ऊष्मा का उत्सर्जन भी करती है। तो जो ये कृष्णिका होती है, तो जब इसका ताप कम होगा तो जो इस पर जो रेडिएशन आएगा, जो विकिरण आएगा, पहले तो ये संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेगी। उसके बाद में उच्च ताप पर जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये जो विकिरण आया था, जो इसने अवशोषित किया था, फिर ये इसका क्या करेगी, उत्सर्जन करने लगती है। तो तब की कंडीशन में, तब जो 1 एम्पियर है, तो सॉरी 1 कैंडला है, तो 1 कैंडला क्या है उसकी बात करते हैं। तो 1 कैंडला कृष्णिका के, जो ये कृष्णिका है, इस कृष्णिका के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली, वो भी पृष्ठ के लंबवत, जैसे ये कृष्णिका रखी हुई है तो ये इसका क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल या इसके पृष्ठ के लंबवत ज्योति तीव्रता है, उसी को कहा गया 1 कैंडला। तो 1 कैंडला जो कृष्णिका है, मानक स्रोत है, उस कृष्णिका के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर उसके पृष्ठ के लंबवत ज्योति तीव्रता है। जबकि जो कृष्णिका का जो टेम्परेचर है, जो ताप है, वो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं 1 कैंडला। ये आपकी इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में आपकी बात करते हैं पदार्थ की मात्रा है आपकी मूल राशि। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो होता है मोल। तो 1 मोल क्या है, 1 मोल किसे कहते हैं, 1 मोल की डेफिनेशन क्या है। तो जो 1 मोल है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। तो वह पदार्थ की मात्रा होती है 1 मोल जिसमें उसी पदार्थ के जो अवयवों की संख्या है वो 6C12, कार्बन जो है 6C12, उसके 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। मतलब कहने का ये है कि जो 6C12 है, जो कार्बन है, उसके 12 ग्राम में जो भी परमाणुओं की संख्या होगी वो उस पदार्थ के अवयवों की संख्या के बराबर होगी, तो क्या कहलाएगा, 1 मोल। तो 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ये आपकी होती है 1 मोल की डेफिनेशन। इस तरीके से आपकी जो 7 मूल राशियां थी, उन 7 मूल राशियों की जो डेफिनेशन थी, जो मूल मात्रक थे, उनकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं अभी जो पूरक राशियां और बताई थी। जो आपकी जो पूरक राशियां हैं, पूरक राशियां 2 बताई थी। 2 पूरक राशियों के जो मात्रक थे वो
दो पूरक मात्रक हैं उनकी और बात करते हैं। तो उनकी परिभाषाएं क्या है, तो देखो, तो जो पहली जो आपकी जो पूरक राशि थी वो थी आपकी समतलीय कोण। समतलीय कोण, जो समतलीय कोण है इसका जो आपका मात्रक होता है वो होता है रेडियन। समतलीय कोण की यूनिट होती है रेडियन। तो अब समतलीय कोण क्या होता है, तो समतलीय कोण बताया था हमने आपको पिछले वीडियो में। जो समतलीय कोण होता है वो वृत्त में बनता है। तो जो ये एक अगर वृत्त है और ये एक वृत्त का केंद्र है, तो जो ये वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि छोटे छोटे चापों से मिलकर के बनी होती है। तो परिधि का अगर हम कोई एक छोटा सा भाग काट लें तो ये आपका चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है। तो इस चाप के सिरों को अगर हम इसके केंद्र से मिला दें तो जो ये वृत्त का चाप होता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, इसी को बोलते हैं समतलीय कोण। इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो कोण थीटा होता है, समतलीय कोण थीटा जो होता है, वो थीटा इज इक्वल क्या होता है, वो होता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। और इसकी जो यूनिट है वो होती है रेडियन। अब बात करते हैं एक रेडियन क्या होगा। तो अगर इसी फॉर्मूले में आप देख लें, अगर जो चाप है उसकी जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए, जब चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो वास्तव में 1 रेडियन क्या है, देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो 1 रेडियन वह समतलीय कोण होता है जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। 1 रेडियन हो गया। अब बात करते हैं कि जो वृत्त है, वृत्त अपने केंद्र पर मैक्सिमम जो होगा वो कितना कोण अंतरित करेगा, कितना समतलीय कोण बनाएगा, अधिकतम। तो अधिकतम की बात करें तो अभी तो ये हमने चाप का इतना भाग लिया था। तो अगर जो ये तो अधिकतम मतलब पूरी जो परिधि होगी वो केंद्र पर कोण बनाएगी, वो अधिकतम होगा। तो जो अधिकतम होगा, तो अब अगर हम अधिकतम बात करें तो अधिकतम जो चाप की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, वो सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, अर्थात जो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr अपॉन रेडियस होता है ये r कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2π रेडियन। तो जो कोई भी वृत्त होता है वो अपने केंद्र पर जो अधिकतम समतलीय कोण है वो 2π रेडियन बनाता है। अब इसके बाद में जो अगली आपकी पूरक राशि है वो है आपकी घनकोण। तो जो घनकोण है, घनकोण का जो मात्रक होता है, जो सॉलिड एंगल है, वो होता है आपका स्टेरेडियन। तो जो स्टेरेडियन है, एक स्टेरेडियन क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं घनकोण की। तो जो घनकोण होता है वो बताया था वो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा अंतरित किया जाता है। तो जैसे ये एक गोला है, तो ये गोला जब होगा गोला, तो गोले का अगर ये एक कोई गोला है, अगर हम इसके पृष्ठ का एक छोटा सा भाग काट लें, तो जब पृष्ठ का जो छोटा सा भाग काटेंगे उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें होंगी, अर्थात उसका क्षेत्रफल होगा। तो जब उसका क्षेत्रफल होगा, तो जैसे हमने ये एक छोटा सा भाग काट लिया, तो जो ये भाग काटेंगे इसके सिरों को, इसके किनारों को हम इस गोले के केंद्र से मिला दें। तो हमने इसके केंद्र से मिला दिया, तो जो केंद्र से मिला देंगे तो जो ये होगा, तो ये जो पृष्ठ है इसके केंद्र पर जो ये कोण अंतरित करेगा इसी को हम कहते हैं घनकोण, और घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो घनकोण होता है ओमेगा, वो ओमेगा इज इक्वल होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका स्टेरेडियन। अब अगर हम बात करें कि इस फॉर्मूले में जो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल कितना है, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, 1 स्टेरेडियन कब होगा।
अगर इसी फॉर्मूले में जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, जो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए। जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये आपका हो जाएगा 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन क्या है? तो 1 स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो कि गोले के उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा जिसका परिमाण या जिसका मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। या ऐसे कह दे कि 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। अब बात करते हैं कि जो अधिकतम घनकोण होगा वो गोला अपने केंद्र पर कितना अंतरित करेगा, अधिकतम घनकोण। तो अगर हम अधिकतम की बात करें तो जो ये क्षेत्रफल होगा, आपका क्षेत्रफल जो एरिया है, गोले का जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिकतम लेना पड़ेगा। और गोले का जो अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका कितना होता है? वो होता है आपका 4πr²। और अपॉन ये रेडियस r है, अगर तो r² कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा 4π स्टेरेडियन। तो जो गोला होता है वो अपने केंद्र पर जो अधिकतम घनकोण है वो 4π स्टेरेडियन अंतरित करता है, और वृत्त अपने केंद्र पर जो समतली कोण है वो 2π रेडियन बनाता है। इस तरीके से आपके सभी मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों की परिभाषाएं हो गई। अब अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, उसमें आपको बताएंगे प्रतिशत त्रुटि के बारे में। प्रतिशत त्रुटि क्या है?